नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं संज्ञा प्रकरण की सेकंड नंबर की क्लास लेके आया हूं। और यदि हम बात करें पाणिनि बेद की, तो पाणिनि बेद की 4 नंबर की क्लास है साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं बाह्य प्रयत्न, और बाह्य प्रयत्न को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे किस तरीके से याद करना है हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं साथियों। यह लिखा है बाह्य प्रयत्न। पहले हमने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लिया था, उच्चारण स्थान पढ़े थे और आभ्यंतर प्रयत्न। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाला जो आंतरिक प्रयास होता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। यानी वर्णों के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वो क्या कहलाता है? बाह्य यत्न कहलाता है, यानी बाह्य प्रयत्न कहलाता है। ठीक है साथियों, ये 11 होते हैं। एकादश यदि हम बात करें तो हम इसको इस तरीके से एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए कैसे याद रखना है हमने। विवार, समास और अघोष, इन तीनों को एक साथ लेना है, जिसमें देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा, यानी क, ख, च, छ और ट, ठ, त, थ और फ, फ। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, है ना। देखिए यानी विवार, समास, अघोष, सवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, माप्राण, इस तरीके से इनका जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो यहां लिखे हुए हैं साथियों, और इसमें विसर्ग है, स है, और उसमें जीवामूल्य, उपध्मानी। जीवामूल्य में तो क्या होगा साथियों कि क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग हो, और उपध्मानी में क्या होगा कि प और फ से पहले अर्ध विसर्ग हो। तो भी उनमें जो यदि बाह्य प्रयत्न पूछे जाए साथियों तो विवार, समास और अघोषी होगा। ठीक है, यम के पहला और दूसरा के, यानी यम वर्गों के पहला और दूसरा के। अब हम बात करें सवार, नाद, घोष। इसमें क्या होता है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा। क्या होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा। क्योंकि जैसे होता है ना क, ख, ग, घ और ग, तो इसमें से क्या होगा कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। तो यहां लिखा हुआ देखिए ग, 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 ज, ज, य, ट, ड, ड और न, द, ध और न, ब, ब और म। ठीक है, यानी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। कहने का मतलब ध्यान रखना, विवार, समास, अघोष में तो क्या होता है कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण हो, उसके बाद में विसर्ग और स, जीवामूल्य, उपध्मानी और यम वर्गों के पहला और दूसरा के। ठीक है, इसमें क्या याद करेंगे साथियों? सवार, नाद, घोष, सवार, नाद, घोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, सवार, नाद, घोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अंतिस्थ वर्ण य, व, र, ल और है का, अनुस्वार का और यम के तीसरा और चौथा के। कहने का मतलब साथियों, याद कैसे रखेंगे इसे हम? सवार, नाद, घोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतिस्थ और है, अनुस्वार और यम तीसरा और चौथा के। इस तरीके से याद कर सकते हैं साथियों से हम। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा, यानी अल्प प्राण 135, समार, नाद, घोष 345 और विवार, समास, घोष 12। तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के 145 यानी 135, तो 135
यानी 135, और ये व र ल और अनुस्वार और पहला और तीसरा के यम। आगे साथियों महाप्राण, इसमें देखिए पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन सा हुआ, क्योंकि यहां जगह नहीं थी। तो देखिए मैं इस प्रकार आपको लिख करके बता रहा हूं। जैसे प्रथम वर्ण है तो पहला यानी क, तीसरा वर्ण है तो ग, और फिर पांचवा तो ग। इस तरीके से हो जाएंगे प्रत्येक वर्ग का ये, ठीक है। तो ये व र और ल अनुस्वार और ये पहला और तीसरा के यम। महाप्राण होगा साथियों, महाप्राण में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। कहने का मतलब महाप्राण 24, महाप्राण 24। तो देखिए से है प्लस विसर्ग और अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग में क्या आएगा साथियों, जीवामूल्य और उपदमानीय। मैंने आपको बताया था जीवामूल्य वर्ण यानी क और ख से पहले अर्धविसर्ग होने पर जीवामूल्य, और प और फ से पहले अर्धविसर्ग हो। अर्धविसर्ग का चिन्ह मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए यहां जगह, हाँ यहां समझा रहा हूं, आपको समझना है यहाँ पे कि इस तरीके से दिया हुआ होता है। देखो ये तो क और ये ख, इससे पहले क्या होता है, ये तो होता है जीवामूल्य, ठीक है। और यदि हम बात करें साथियों प और फ से पहले अर्धविसर्ग हो तो ये क्या होगा, उपदमानीय, उपदमानीय, ठीक है। इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं साथियों। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा, जिसमें देखिए ख, ग, छ, ज, ठ, ड, त, ध, फ और ब, और स है विसर्ग और अर्धविसर्ग। अब साथियों इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि जो व्यंजन वर्णों के जो बाह्य प्रयत्न होते हैं, व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 4 होते हैं। व्यंजन वर्णों के जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों ये आ गया क, अब इसका पूछा जाए कि इसके बाह्य प्रयत्न कौन कौन से, तो देखिए विवार, समास, अघोष हो गया। उसके बाद में अल्प प्राण में भी है, यानी प्रथम वर्ण क, तो क्या होगा, विवार, समास, अघोष और अल्प प्राण। उसी प्रकार जैसे साथियों इसमें ये आ जाए ज, क्या आ जाए ज। अब इसका देखिए संवार, नाद, घोष तो हो गई। इसके अलावा साथियों महाप्राण भी होगा, यानी व्यंजन वर्णों का यदि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं साथियों, 4 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब साथी देखना, सभी स्वरों के तीनों बाह्य प्रयत्न होते हैं। यानी पहले हमने पढ़ा था विवार, समास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यानी बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। तो ये जो तीनों है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों ही स्वरों से संबंधित होते हैं। और इसका क्या होता है, उच्चर उदात्त, यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग में निस्वन स्वर उदात्त होता है, और उदात्त स्वर के लिए किसी प्रकार का कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ए, आ, ई, ऐ, कोई भी चिन्ह नहीं है किसी प्रकार का इसमें, ठीक है। अनुदात्त, नीचेरु नदात्त, नीचेरु अनुदात्त, यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग में, ये होता है ऊपरी भाग में। तो ऊपरी भाग का पूछा जाए तो उदात्त होगा, अधोभाग का पूछा जाए तो अनुदात्त होगा, ठीक है। में निस्पंद स्वर उदात्त होता है, और अनुदात्त स्वर के लिए नीचे क्या किए जाते हैं, आड़ी पंक्ति खींची जाती है, यानी नीचे अंडरलाइन की जाती है, ठीक है। तो आड़ी पंक्ति हो गया। देखिए जैसे ए, आ, ई, ऐ, ये वाली जो लाइन है, ये पंक्ति है,
इनका चिन्ह है अनुदात का। स्वरित यानी समाहार स्वरित, इसका सूत्र होता है साथियों समाहार स्वरित। उदात का उच्चेरुदात, अनुदात का निचेरुदात और स्वरित का क्या होगा समाहार स्वरित। यानी उदात और अनुदात का जो समाहार स्वरित होता है, यानी स्वरित का प्रारंभिक जो अर्धभाग होता है आधा भाग, यानी प्रारंभिक जो अर्धभाग होता है वो उदात होता है और अंतिम जो अर्धभाग होता है वो क्या होता है अनुदात होता है। स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए साथियों ए आ ई ऐ, इसमें जो ये खड़ी पंक्ति की जा रही है ये स्वरित का चिन्ह होता है। ठीक है, आगे साथियों तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम आ जाता है कभी कि स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा, तो देखिए तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। आगे साथियों अदर्शनम लोप है यानी लोप संज्ञा लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा अदर्शनम लोप है। आगे संहिता संज्ञा का सूत्र कौन सा होगा पर सन्निकर्ष संहिता, ये संधि विधायक सूत्र है। संधि विधायक यानी जहां दो वर्णों के मध्य परस्पर सामीप्य का अभाव होता है वो संधि का विषय होता है। तो देखिए संहिता संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा पर सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब बात करते हैं साथियों, यहां दे रखा है कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार जो इत संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं वो 6 होते हैं। यानी पाणिनि है जो व्याकरण के अनुसार यदि हम इत संज्ञा विधायक सूत्रों की बात करें साथियों तो कितने होते हैं 6 होते हैं। उसमें देखिए पहला सूत्र है उपदेश अजनुनासिक इत, यानी उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में यानी उपदेश आद्योच्चारणम, यानी पाणिनि का जो उपदेश है, पाणिनि जो उपदेश दिया, देखिए हम कह सकते हैं कि उपदेश अवस्था यानी उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच स्वर की इत संज्ञा होती है। अलंत्यम दे रखा है, अलंत्यम अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम अलवर्ण की, यहां क्या होगा साथियों कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक जो अच स्वर होता है उसकी क्या होगी इत संज्ञा होगी अनुनासिक अच स्वर की। ठीक है, यह है अलंत्यम। तो उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हलवर्ण, अलवर्ण का मतलब होता है साथियों व्यंजन वर्णों की। तो देखिए जैसे डुकरे लिखा हुआ है, नुम लिखा हुआ है और सप लिखा हुआ है। अब इसमें पूछा गया कि अंतिम वर्ण की, तो देखिए अंतिम वर्ण में क्या आ गया है ये मैं और पै, तो इनकी जो इत संज्ञा होती है कौन से सूत्र से होती है अलंत्यम से। आगे साथियों आदि ई टू डबा, आदि ई टू डबा, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि धातु के आदि प्रारंभ में विद्यमान ई टू और डू की क्या हो जाती है साथियों इत संज्ञा हो जाती है। जैसे देखो ईबीएम टुंडी और डुकरे, अब इसमें प्रारंभ पूछा जाए, इसमें अंत में पूछा गया था, इसमें प्रारंभ है, तो प्रारंभ में देखिए 21 तक ई टू और डू इसकी क्या हो जाएगी इत संज्ञा हो जाएगी। आगे दे रखा है साथियों स प्रत्यय से सूत्रम, यानी स प्रत्यय से, यानी से की इत संज्ञा करने वाला सूत्र स प्रत्यय से, अर्थात प्रत्यय के आदि प्रारंभ में, यह भी प्रारंभ में होगी, यानी प्रत्यय के आदि प्रारंभ में स की इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र होगा साथियों वो होगा आपका स प्रत्यय से। ठीक है, देखिए जैसे सब स्वन है तो इसमें जो ये स है मूर्धन्य से, इसकी क्या हो जाएगी इत संज्ञा हो जाएगी यानी लोप हो जाएगा। आगे साथियों चूटू ये सूत्र है और ये कहता है कि प्रत्यय के आदि प्रारंभ में स्थित च वर्ग त वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। यानी चोटू सूत्र क्या करता है कि जो च वर्ग है च छ ज ज ये ट ठ ड ड य न, तो इनकी क्या हो जाएगी इत संज्ञा हो जाएगी, लेकिन कौन से सूत्र से होगी साथियों चोटू से। अब लसक कव तद्धित है, इससे क्या होगा साथियों की तद्धित प्रत्ययों के अलावा यानी तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर यदि किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में ल से और कैवरग आए, क्या है साथियों किसी भी प्रत्यय यानी
तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में ल, से और क वर्ग आए तो साथियों वहां क्या होगा, जैसे ये दे रखा है, इसमें देखिए लेप दे रखा है, सब दे रखा है, कत्वा दे रखा है, तो इसके प्रारंभ में जैसे ल की, स की और क की इस संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, लसक कौ तद्धित है। आगे साथियों प्रत्यार संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाए तो आदि अंतेर संहिता, और संयोग संज्ञा सूत्र पूछा जाए तो क्या होगा, हलो अनंतरा संयोग है, यानी हल वर्णों के मध्य में, जहां दो व्यंजनों के मध्य में संयोग संज्ञा होती है। पद संज्ञा विधायक की सूत्र की बात करें साथियों तो क्या होगा, सुप्तिंगतम पदम। ये साथियों आज हमारी संज्ञा प्रकरण की अंतिम क्लास थी। अब इसके आगे जो टॉपिक होगा, ठीक है साथियों, यदि आपको देखिए साथियों, आपको यदि कोई सी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी में आता है। और साथियों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।